हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आज हम लोगों को इम्पल्स पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इम्पल्स है क्या चीज़। इस बात को बताने से पहले एक दो मैं क्वेश्चन राइज करता हूँ। आप देखे होंगे कि कभी भी आप क्रिकेट खेलते हुए या खुद खेले होंगे या लोगों को खेलते हुए देखे होंगे कि जब कोई बॉलर या कोई प्लेयर कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींच लेता है ना। क्यों? हमको जहाँ पर लॉन्ग जंप करनी होती है तो वहाँ पे मिट्टी को कोशिश करते हैं कि वो भुरभुरी हो, वहाँ पे गुड़ाई वगैरह कर देते हैं, है ना, तो जंप करने के लिए, ताकि चोट कम लगे। ऐसा क्यों? कभी हम टाइल्स लगी फ्लोर पर जब गिरते हैं तो चोट ज़्यादा लगती है, और ये सॉइल मिट्टी की फर्श पर गिरते हैं तो चोट कम लगती है। ऐसा क्यों? हीप ऑफ सैंड पे गिरते हैं तो हमें चोट बिल्कुल नहीं लगती है। ऐसा क्यों? व्हीकल्स में सॉकर होते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में उठने चाहिए थे, है ना, क्योंकि क्यों का आंसर ही फिजिक्स में आता है। तो आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ इवेंट्स सडन अकर होते हैं, अचानक होते हैं। जैसे बताया, प्लेयर के द्वारा बॉल का पकड़ना एक सडन प्रोसेस है। व्हीकल से आप जा रहे हैं, रास्ते में ऊबड़ खाबड़ है तो बाइक में जर्क लग रहा है, कहीं भी जर्क लगता है, कोई सडन प्रोसेस होता है। आप गिरते हैं, चाहे किसी भी फर्श पे गिरें, चाहे हीप ऑफ सैंड पे गिरें, वो भी एक सडन प्रोसेस होता है। आपका गिरने पर चोट लगना एक सडन प्रोसेस है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोसेसेस में एक लार्ज फोर्स क्रिएट होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे शॉर्ट मतलब टाइम में प्रोसेस में एक लार्ज फोर्स क्रिएट होता है। जैसे देखिए, जब बॉल को पकड़ते हैं तो तेज एक चोट सी लगती है। अगर व्हीकल के सॉकर कमजोर या खराब होते हैं तो हमको झटके ज्यादा लगते हैं, है ना। ऐसे ही जब टाइल्स वाली फ्लोर पर गिरते हैं तो हमको फोर्स ज़्यादा फील होता है कि तब फर्श के द्वारा हमारे ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाया गया, चोट ज़्यादा फील होती है ना। और वो फोर्स लॉन्ग टाइम नहीं रखता। ऐसा नहीं कि आप गिर गए हो तो जब तक आप उस पर पड़े हो तब तक चोट लग रही, तब तक आपको पेन फील हो रहा है। आप गिरते हो, एक झटके में आपको पेन फील हुआ, उसके बाद वो प्रोसेस बंद हो जाता है। भाई चोट लग गई तो आपको एहसास होता रहेगा, अलग बात है, लेकिन सडन जो फीलिंग आएगी वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाती है कि नहीं। तो ये सब ऐसे प्रोसेस हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम में अकर होते हैं और वहां पर एक लार्ज फोर्स क्रिएट होता है। ऐसे लार्ज फोर्स को ही इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। और हर जगह देखिए, ऐसे फोर्सेस बॉडीज के मोमेंटम में चेंज करते हैं। बस शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, अब बॉडी के मोमेंटम में सफिशिएंट चेंज कर देते हैं। जैसे बॉल आ रही थी, काफी स्पीड होती है, आपने उसको रोक लिया, उसकी मोमेंटम जीरो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ। किसके द्वारा? इस सडनली क्रिएटेड फोर्स के द्वारा। आप गिर रहे थे तो आपके पास एक वेलोसिटी थी, जैसे फर्श पे गिरे आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी मोमेंटम था, मोमेंटम जीरो हो गया, चेंज इन मोमेंटम हुआ। और चेंज इन मोमेंटम हुआ तो वहां पे फोर्स की जरूरत है। फोर्स कौन सी है? फर्श के द्वारा आप पर लगाई गई फोर्स, जिसकी वजह से आपको चोट फील होती है ना। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करने वाले फोर्स को जो मोमेंटम में सफिशिएंट चेंज करा देता है,
इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ए फोर्स generated for a short time creating a sufficient change in momentum is known as impulsive force। शॉर्ट टाइम के लिए जनरेट हुआ एक फोर्स, शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्टेंस में आया एक फोर्स जो मोमेंटम में सफिशिएंट चेंज करा देता है, उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे फोर्स को मेजर कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरी करता है। क्या होता है? वेरी करता है। जैसे बॉल वाले केस में देखिए, बॉल आती है, आपके पाम के टच में आती है तो पहले बहुत कम फोर्स लगाती है, लेकिन जैसे जैसे आपके पाम के टच में आती है तो वो थोड़ा सा पहले कॉम्प्रेस होती है, फिर एक्सपैंड होती है। जो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन की पोजीशन में होती है तो उस समय फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी फोर्स इंक्रीज करता है। फिर जैसे ही बॉल अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो रही होती है तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो रहा होता है, यानी फोर्स की वैल्यू पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ऐसे फोर्सेस भी कांस्टेंट नहीं हुआ करते हैं, ऐसे फोर्सेस की वैल्यू भी चेंज हुआ करती है। तो हम ऐसे में एवरेज फोर्स कैलकुलेट करते हैं। कैसा फोर्स? एवरेज फोर्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए क्रिएटेड फोर्स है, तो उसकी शॉर्ट टाइम में लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करना थोड़ा सा पॉसिबल है। वो भी फोर्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, क्योंकि यहां पे एक फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट का एक मैकेनिज्म है, उसी की वजह से जब भी कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। और इसी प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स एंड टाइम पीरियड फॉर विच इट एग्जिस्ट इज नोन एज इंपल्स ऑफ द फोर्स। इंपल्स ऑफ ए फोर्स, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। हमने कहा इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स into time interval, it is represented by J, है ना। Product of force or time interval for which it exists is known as impulse of a force। ओके, इसे impulse of a force कहते हैं। हाँ, इसको कैलकुलेट करना आसान क्यों है? इसको कैलकुलेट करना आसान क्यों है? हम फोर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे हमने कहा कि इसे हम जनरली एवरेज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज फोर्स कहते हैं। एवरेज फोर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द शॉर्ट टाइम इंटरवल फॉर विच इट एग्जिस्ट इज नोन एज इंपल्स ऑफ दैट फोर्स। ओके, तो अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि ये कैलकुलेट करना आसान कैसे है, क्यों हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या जरूरत है इसको डिफाइन करने की। इसको कैलकुलेट करना चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। कैसे? जरा देखिए। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता है? F इक्वल टू dp by dt, force is also a vector quantity, momentum is also a vector quantity, you know it। यहाँ पे बट जो फोर्स F लिखा गया है ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है। कैसा फोर्स है ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, समझ रहे? जैसे मैंने बताया कि फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी, उसी इंटरवल के बीच किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फोर्स की वैल्यू F ली गई है। dt को लाकर मल्टीप्लाई कर दे, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू F dt। तो इस स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर हमको इंपल्स की बात करनी हो कि F dt आया है,
पर हम टाइम इंटरवल तो वैसे ही बड़ा छोटा होता है, उसके भीतर भी छोटा सा टाइम इंटरवल ले पाएंगे, ऐसा हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम होल टाइम इंटरवल लेंगे, और होल टाइम इंटरवल लेने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इक्वल टू एफ डी टी। एफ डी टी। स्टूडेंट्स एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन क्या है? तो आइए मैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देता हूं। देखिए, माना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना हो तो कैसा ग्राफ आएगा? सॉरी, ऐसा करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसा ग्राफ आपको प्लॉट करना है अगर, तो ये थोड़ा सा आसान है, पैराबोला बनता है। मैथ वाले स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे, बायो वाले बच्चे थोड़ा नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको मैं बताने की कोशिश करूं। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। रुकिए, अच्छा मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे जरा ये बता देता हूं आपको। एक काम करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो x की अलग अलग वैल्यूज को लेते हैं। x की वैल्यू लेंगे 0 तो y की वैल्यू आएगी 0। x की वैल्यू लेंगे 1 तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहां पर y इक्वल टू आप अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं और प्लस माइनस 1, प्लस 1 का भी स्क्वायर है ना भाई, अंडर रूट एक्स है ना, मतलब आप अंडर रूट 1 लिखेंगे और अंडर रूट 1 की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है, माइनस 1 भी हो सकती है। ऐसे ही x की वैल्यू आप 4 ले लीजिए, है ना। सर कहेंगे 2, 3 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उसका होल स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हम लोग, उसमें पॉइंट्स में आ जाएंगे, इसलिए हम कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए हमने 4 ले लिया है। अब यहाँ पे आप 4 लिखेंगे तो y की वैल्यू आपको प्लस माइनस 2 मिल जाएगी। और आप इन चीज़ों का ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहेंगे, ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे, इधर आप y मेंशन कर दीजिए, इधर आप x मेंशन कर दीजिए। तो एक पॉइंट 0, 0 है, दूसरा पॉइंट है देखिए 0 प्लस 1 माइनस 1, सॉरी नहीं 1 प्लस 1 माइनस 1। तो x की वैल्यू आप जब 1 रखेंगे तो y की 2 वैल्यू लेंगे आप, प्लस 1 भी माइनस 1, यानी y के करस्पॉन्डिंग आपको 2 पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही जब आप x की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे तो y की 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको। ये देखिए मुझे लगता है आपको यहाँ पर होगा ये +2 और यहाँ पर होगा -2, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज है +2 एंड -2, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अच्छा 2 पॉइंट्स मिल गए, अब इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो प्रॉपर ग्राफ आपको मिलेगा। ऐसे आपका ग्राफ आ जाएगा और ऐसे कर्व को पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो 2 क्वांटिटी में रिलेशन होता है तो उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, तो ग्राफ का शेप कुछ भी आ सकता है। हमारा यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको बताना था ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये बताना था, तो आपने सीख लिया होगा कैसे ग्राफ को प्लॉट करना होता है ना। अब ये ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है ना। जरा विचार कीजिए आप लोग, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और कोई इसके बीच ये ग्राफ है मान लीजिए, है ना। कोई भी ग्राफ इसके भीतर ऐसे हमने बना दिया, ऐसे लीजिए y और x के बीच में ऐसा कोई ग्राफ आ गया है। जरा आप इस पर 2 पॉइंट्स लीजिए, बहुत पास करीब के 2 पॉइंट्स लीजिए, a और b। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स AC एंड BD ऑन द x एक्सिस। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखिए, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर AE ऑन BD पर AE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स आपको ये फिगर बहुत छोटा हो जा रहा है, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर छोटा सा पोर्शन है, ये मैं इसको शेडिट कर रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल मैंने सेट कर दिया है।
इसकी एरिया इतनी कम है कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD की एरिया इज नियरली इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, AEDC। और अगर देखिए यहां पर ये जो हाइट है इसको मैं y1 बोल दूं, क्या बोल दूं, y1 बोल दूं, ध्यान देने की बात है। तो और यहां पर जो छोटी सी ये देख रहे हैं ये, हाँ ये x है ना, C तक के डिस्टेंस को हम x1 बोल दें, D तक के डिस्टेंस को x2 बोल दें, हाँ तो ये बीच में जो गैप है वो डेल्टा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये डेल्टा x, दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी y1 डेल्टा x मिलेगा हमको। इस छोटी सी स्ट्रिप की एरिया y1 डेल्टा x मिलेगा। अच्छा, इसी के बगल में दूसरा स्ट्रिप ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पतली सी दूसरी स्ट्रिप ले लेते हैं, है ना। अच्छा, इस पतली सी स्ट्रिप की अगर हम एरिया लेंगे, अब सोचिए बी के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है वो y2 है, तो वहां की एरिया ऐसे लिखी जाएगी, हाँ पड़ोस की एरिया ऐसे लिखी जाएगी y2 इंटू डेल्टा x2, इसे डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट कर ले अगर, डेल्टा x2। ऐसे इसके पड़ोस की एरिया ऐसे एक स्ट्रिप और ले लें, हाँ तो वहां की एरिया क्या लिखी जाएगी y3 बाई उसके करस्पॉन्डिंग, अगर y की वैल्यू y3 है तो y3 डेल्टा x3 लिखी जाएगी। ऐसे ढेर सारी स्ट्रिप इसके बीच में बांट दें। ऐसा हम कर क्यों रह रहे हैं दोस्तों, ऐसा क्यों कर क्यों रहे हैं स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखने की बात यह है, हमको एरिया अंडर दिस कर्व निकालनी है ना, फ्रॉम दिस पोजीशन x1 टू x2, ये भीतर की एरिया निकालनी है टोटल। कहीं ये कर्व है, रेक्टेंगल है नहीं, ये कोई फिक्स्ड शेप है नहीं जिसकी एरिया के लिए हमें फार्मूला पता हो, तो करेंगे क्या, हमने कहा ऐसे उसको पतली पतली स्ट्रिप्स में बांट लेंगे और एक एक स्ट्रिप की एरिया निकालेंगे, निकाल करके उनको ऐड कर लेंगे, y1 डेल्टा x1 प्लस y2 डेल्टा x2 प्लस सो ऑन yn डेल्टा xn, ऐसे सारी स्ट्रिप्स की एरिया को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व आ जाएगा, आएगा ना, ओके, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व आ जाएगा। इसको शॉर्ट में लिखते हैं समेशन ऑफ yi डेल्टा xi, समेशन yi डेल्टा xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n है, 1 to n, ऐसे n स्ट्रिप्स आएंगे इसके भीतर, है ना, इसलिए i इक्वल टू 1 रखेंगे तो y1 डेल्टा x1। समीशन का मतलब होता है प्लस लगाइए, क्या लगाइए, प्लस लगाइए, तो प्लस लगाइए तो उसके बाद फिर i की जगह पे 2 रखिए, 2 का मतलब हो गया y2 डेल्टा x2, फिर समीशन का मतलब है कि फिर से प्लस लगाइए और i की जगह पे 3 रखिए, 3 रखेंगे तो आएगा y3 डेल्टा x3, समीशन का मतलब फिर प्लस लगाइए, फिर 4 रखिए, ऐसे आप रखते जाइए, लास्ट में आप i की जगह पर n रखेंगे, आ जाएगा yn डेल्टा xn। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट में लिखने का एक सिंबल ढूंढ लिया है, ये समीशन। लेकिन ये तो ओल्ड प्रोसेस हो गया, ये तो ओल्ड प्रोसेस हो गया, जैसे पुराने जमाने में लोग हाथ से गेहूं की पिसाई करते थे, एक मुट्ठी से गेहूं ऐसे उसमें डालते, पिसाई करते, फिर एक मुट्ठी डालते, फिर पिसाई करते, फिर एक मुट्ठी डालते, फिर पिसाई करते, पहले ऐसा करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, सीधा डायरेक्टली गेहूं को उठा करके टोटल का टोटल अंदर डाल दिया और सीधा वो पिसाई होकर के उससे आटा बाहर आ गया। तो बिल्कुल अब ऐसे ही एक इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लाया गया है जिसे इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसको और वेल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें
इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कहते हैं कि इसे आप जो y1 कह रहे हैं इसको आप y सिर्फ कहिए, y कहिए, और जो डेल्टा x1 कह रहे हैं कहीं स्ट्रिप की विड्थ बहुत पतली लीजिए और इसे आप dx कह दीजिए। स्ट्रिप की विड्थ बहुत पतली लीजिए, आप dx कह दीजिए। एक स्ट्रिप की एरिया y dx अगर मिल गई तो प्रॉपर लिमिट के भीतर x1 से लेकर के x2 तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये लिमिट लगाई गई है ना, लिमिट का मतलब है कि लोवेस्ट इसको बैक पोजीशन में x1 से स्टार्ट करेंगे और फॉरवर्डली इसको x2 पोजीशन तक लेके जाना है, यानी इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला, ये मतलब एक सिंबल आ गया है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है जिसे हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है, बाकी मैथ्स वाले तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, उनको छोड़िए। तो मैंने क्या बताया, इसी समेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है ये इंटीग्रेशन। सिर्फ एक स्ट्रिप की एरिया अगर आपको पता चली, इस एक स्ट्रिप की एरिया को इंटीग्रेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, उसी छोटी सी एरिया को इस इंटीग्रेशन में आप डालेंगे तो वो पूरी एरिया निकाल देगा। क्या करेगा? पूरी एरिया निकाल देगा। ऐसे ही सिर्फ एरिया में ही नहीं, ऐसे कई चीजें हैं जहां पर कोई कर्व हो या कोई एरिया हो या कोई भी ऐसी चीज होती है, उसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर हमें पता चल गई, उसको अंडर इंटीग्रेशन डाल करके उसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, एक प्रकार से कह लो जूम कर लेते हैं, है ना। जैसे पहले कोई छोटी तस्वीर का बड़ा रूप हमें देखना होता है तो हमें बड़ी तस्वीर बनानी होती थी, लेकिन अब क्या करते हैं, छोटी तस्वीर को हमको थोड़ा सा बड़ा करके देखना है तो मोबाइल में लेते हैं, सीधा उसको जूम कर देते हैं। तो वही काम ये करता है इंटीग्रेशन। अब इसका फार्मूला वगैरह क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है भाई? जैसे सबका फार्मूला है वैसे इसका फार्मूला है? डेरिवेशन में मैंने आप लोग को एक फार्मूला बताया था, है ना। क्या बताया था, याद है आप लोगों को? शायद आप लोग याद रखे होंगे, उसको नहीं रखे होंगे तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। ऐसे ही इंटीग्रेशन का एक फार्मूला मैं आप लोग को बता रहा हूं, एक्स पावर एन डी एक्स पावर एन डी एक्स, इसको आपको करना है। अगर आपको लिमिट भी लगानी है फ्रॉम 2 to 4, है ना, तो पहले आप लिमिट बाद में, पहले आप फार्मूला देख लीजिए। x पावर n dx अगर आपको करना है तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कर देंगे। क्या कर देंगे? c। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का अपोजिट फॉर्म है, अपोजिट है। इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में पावर में एक कमी होती है, इंटीग्रेशन में पावर में एक एडिशन होता है। डिफरेंशिएशन में पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड होकर डिवाइड होता है। इट इज जस्ट इनवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, उल्टा है। इसमें डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर यहां पर प्लस सी होता तो भी प्लस सी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसीलिए इंटीग्रेशन में प्लस सी ना होते हुए भी लास्ट में प्लस सी जोड़ दिया जाता है। माना जाता है कि कांस्टेंट वहां पर होना चाहिए। हाँ, लिमिट लगाते हैं जब कभी हम, अगर इसको x1 से लेकर के x2 तक अगर लिमिट लगा रखे हैं तब प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं होती है, तब फ्रॉम x1 to x2 कर लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं फार्मूला लगाने के बाद, ये ब्रैकेट लगा करके x1 से x2 कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर मान लीजिए 5 है dx ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, x पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c। सी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ लिखना है, ये समझ लो बस। तो 1 ऐड हो गया तो x का पावर 6 हो गया अपॉन 6 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात भी नहीं है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर 4 dx अगर आपको करना है
तो इसे नीचे है ऊपर ले जाएंगे, पावर हो जाएगा -4 dx x पावर -4। अब वही फार्मूला आप लगाएंगे, इज इक्वल टू x पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। ये आप ऊपर ले गए थे, इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं निकाले थे, इसलिए इंटीग्रेशन का सिंबल आप यूज करते रहेंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज कर देंगे वैसे सिंबल आप हटा देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, ऐसी गलती ना करें प्लीज। प्लस सी करना है, इज इक्वल टू -4 प्लस 1 का मतलब -3 होता है, x पावर -3 x पावर सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, x पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा पावर नेगेटिव उसको नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब इसका जो आंसर आएगा -1 अपॉन 3 x पावर 3 प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इसी में मैं आपको लिमिट की बात समझा दूं, है ना। अगर आपको लिमिट दे रखा है ना, तो आप कैसे करेंगे। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। माना कि x पावर 3/2 dx है, x पावर 3/2 dx है। लिमिट क्या दे रखी है, मान लीजिए लिमिट 4 to 9 ऐसी लिमिट दे रखी है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लिमिट पर विशेष केयर ना कीजिए, सिर्फ ये फार्मूले पर ध्यान दीजिए। पावर में 1 ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। लिमिट को स्क्वायर ब्रैकेट लेकर के ऐसे 4 to 9 लिख देना है। घबराने की स्टूडेंट्स बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पावर जैसे आप करते थे, ऐड करिए, 2 1 जा 3 मतलब 5/2 अपॉन ये देखिए 5/2। लिमिट का वही रोल है 4 to 9। स्टूडेंट से 5/2 जो है पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा और इसे आप ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए। और अब यहीं पर ध्यान दीजिए, लिमिट को कैसे आपको यूज करना है। आप x की जगह पे 9 पुट कीजिए। क्या पुट कीजिए, 9, तो हो जाएगा 9 to the पावर 5/2 माइनस, फिर से माइनस लगाया, अपर लिमिट होगी ना भैया, x की जगह पे अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लगाइए, फिर x की जगह पर ये लोअर लिमिट जो है इसे क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट। आप यहां पे पुट कीजिए तो क्या आएगा, x की जगह पर 4 to the पावर 5/2, x की पावर 4 to the पावर 5/2। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब आगे जरा विचार कीजिए। इज इक्वल टू 2/5। देखिए इसमें 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, ऐसे √9 to the पावर 5 माइनस √4 to the पावर 5, ये 1/2 है ना। उसके बाद 2/5 कैलकुलेशन तो आप लोग को आना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट आएगा 3 to the पावर 5 माइनस 2 to the पावर 5। आप इसको सॉल्व कर जाइए, 2.5 इंटू 3 का पावर 5 कितना आएगा, 243 माइनस 2 to the पावर 5 कितना आएगा, 32। अब इसको माइनस कर दें, 2/5 इंटू इधर 1 1 2, शायद ये आएगा 211। आप इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फार्मूला यूज करेंगे, आपको ये आया होगा। ठीक, और भी फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के भी, इंटीग्रेशन के भी, मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूंगा। पहले एक एक फार्मूला आप सीखते रहिए। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, मुझे लगता है आपको आया। तो वही मैं बता रहा था, हमें डीपी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम पता है, हमके टोटल चेंज इन मोमेंटम पता करना है। तो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, अगर इसको हम अंडर इंटीग्रेशन ले लें हमको टोटल चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। हम वही कर रहे हैं। हाँ, लिमिट भी लगाने की जरूरत होती है। तो टाइम मान लीजिए T1 से T2, इनिशियल टाइम T1, फाइनल टाइम T2, है ना। जो फोर्स का स्टार्टिंग टाइम है उसे हमने T1 लिया है।
अब फोर्स का जो फाइनल टाइम है, जो एंड टाइम है, वो t2 लिया हुआ है, ठीक। और यहां पर इनिशियल मोमेंटम को p1 ले लीजिए और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू को p2 ले लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, मैंने बताया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। जब भी ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, पास पास में आएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सीधा बचेगा x। क्या बचेगा? x। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब भी आमने सामने आएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सीधा x आएगा। यहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आमने सामने है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ बचेगा मोमेंटम p। लिमिट तो लगेगी फ्रॉम p1 टू p2 इज इक्वल टू। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फोर्स भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, कोई पावर ओवर यहाँ पे है नहीं। हाँ, यहाँ पे t है, इसमें t है नहीं, जबकि हमारा जो फार्मूला ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, यहाँ पर जो वेरिएबल है यहाँ पर भी वही होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा है नहीं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग कांस्टेंट इनटू x पावर n dx होता तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, x पावर n dx कर लेते हैं, है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग कांस्टेंट इनटू dx होता है तो भी कांस्टेंट बाहर dx से बचता है, तो d और इंटीग्रेशन आमने सामने गायब, cx आ जाता है। तो वही काम यहाँ पे होने वाला है। अगर फोर्स की वैल्यू चूंकि वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम एवरेज वैल्यू रख दें। यहाँ पर कौन सी वैल्यू रख दें? एवरेज वैल्यू रख दें, इंटीग्रेशन ऑफ f एवरेज dt फ्रॉम t1 टू tt, फ्रॉम t1 टू t2। एवरेज वैल्यू मैंने फोर्स यहाँ पर रख दिया है, और एवरेज वैल्यू का मतलब कांस्टेंट वैल्यू। क्या? कांस्टेंट वैल्यू, बदलती हुई वैल्यूज ना लेकर के एक फिक्स वैल्यू ली जाए जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कीजिए, तो ये एवरेज कहलाती है वो, है ना। तो एवरेज का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट को मैंने कहा बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से, तो आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दें तो p2 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें p1 इज इक्वल टू f एवरेज कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने बोला एवरेज फोर्स तो कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t1 टू t2। ऐसे सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। p2 माइनस p1 का मतलब चेंज इन मोमेंटम, इसको हम अभी आगे डेल्टा p लिख देते हैं। f एवरेज, ध्यान देने की बात है, f एवरेज, यहाँ पर d और इंटीग्रेशन आमने सामने कैंसिल, फ्रॉम t1 टू t2। इसका मतलब डेल्टा p हो गया स्टूडेंट्स चेंज इन मोमेंटम, एवरेज फोर्स इनटू t2 माइनस t1। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p इक्वल टू f एवरेज इंटू डेल्टा t, टाइम इंटरवल। इस प्रकार से हमने ये डिटेल में प्रूव कर दिया है। सॉल्ट में तो आप यहीं पे कर सकते थे, इतने को ही बोल सकते थे कि इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है, पर डिटेल में क्लियरली स्पष्ट होते हुए यहां पे प्रूव हो रहा है कि एवरेज फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं, और ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। इसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, हाँ, कि इंपल्स को कैलकुलेट करने का मतलब है आप चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना बहुत आसान है, शायद इसीलिए इंपल्स की स्टडी की जा रही है। कहें सर चेंज इन मोमेंटम ही कैलकुलेट किए होते, फिर हमको इंपल्स पढ़ने की क्या जरूरत थी? कहीं चेंज इन मोमेंटम ही कैलकुलेट करते हम, तो ये हम एवरेज फोर्स ना निकालते, और एवरेज भाई इसकी हेल्प से हम एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं ना। हमको जानना तो जरूरी है ना कि वो फोर्स क्या है और उसका कंप्लीट इफेक्ट क्या है। उस फोर्स का कंप्लीट इफेक्ट ही इंपल्स है, और उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, है ना। टोटल इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स इज नोन एज इंपल्स, तो पढ़ना जरूरी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने पढ़ा डेल्टा पी इक्वल टू एफ ए वी एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। अच्छा, ग्राफ भी कभी कभी आपको मिल सकता है, किसके किसके बीच में? फोर्स और टाइम के बीच में। मैंने कहा ना, फोर्स जो है इंपल्सिव फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वो वेरी करती है
है ना, जब तक वो रहता है उसकी वैल्यू वेरी करती है। तो फोर्स और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है ना, फोर्स और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। और देखा जाए तो नियर अबाउट ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, फोर्स की वैल्यू 0 से बढ़ेगी, फिर ऐसे घटते हुए 0 की तरफ आती है, घटते हुए 0 की तरफ आती है। एक ऐसा टाइम होता है जिस पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिस पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसके बाद डिक्रीज करती है। इंपल्सिव फोर्स का कर्व यानी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पहले फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी फिर घटेगी। हाँ, अगर आप फोर्स और टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, देखिएगा स्मॉल स्ट्रिप की एरिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ए के करस्पॉन्डिंग फोर्स एफ है। स्मॉल ए जो विड्थ है डेल्टा डी टी लिखी जा सकती है ना, क्या लिख सकते हैं इसको हम, डी टी लिख सकते हैं। स्मॉल विड्थ को टाइम इंटरवल ही है ना भाई, डी टी लिख सकते हैं। और एरिया को स्मॉल एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू एफ डी टी। तो एरिया अंडर एफ टी कर्व, टोटल एरिया अंडर एफ टी कर्व क्या आ जाएगा, आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अच्छा, एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी का मतलब आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। अच्छा, लिमिट पे अगर देखा जाए तो फ्रॉम इसको 0 टू टी, 0 टू टी या T1 टू T2 जो भी टाइम इंटरवल हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी को क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से मैंने बोला, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है ना। तो इस तरह से आ गया इंपल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी कर्व। एफ टी फोर्स और टाइम कर्व के अंडर में जो एरिया रहेगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इंपल्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहां से ये बात भी प्रूफ हो गई। ऐसे ही स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको ग्राफ ऐसा दिखाई दे, ये देखिए ये फोर्स है, ये टाइम है, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू जो एक समय में है, कोई भी टाइम देख लीजिए उस पर फोर्स की वैल्यू वही है। तो ऐसे फोर्स कांस्टेंट है, इसे आप एवरेज फोर्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर की एरिया अगर आप ये देखिए T1 से T2 के बीच का इंपल्स निकालना है तो आप इसके भीतर की एरिया निकाल लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, आपको सीधे सीधे इंपल्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एफ टी कर्व को लेकर के भी आप इंपल्स निकाल सकते हैं। इंपल्स आ गया मतलब चेंज इन मोमेंटम आ गया। चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स को आमने सामने दिखा करके टाइम इंटरवल की वैल्यू पुट करके एवरेज फोर्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे कई बातें हो सकती हैं। कैलकुलेशन क्या हो सकता है वो तो मैंने बताया। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होती है। Impulse is a vector quantity which is directed along the change in momentum, which is directed in the direction of change in momentum. इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट चूंकि आप F इंटू डेल्टा टी से देखें तो इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इन SI और डाइन सेकेंड इन CGS। और इसकी एक यूनिट हो सकती है, क्योंकि आप इसको आप डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, यानी चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी एक यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये इसकी यूनिट्स हैं SI और CGS सिस्टम में। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिट भी देख लिया आपने। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स की बात मैं करता हूं। भैया क्यों प्लेयर जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे क्यों खींच लेता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। खींचने की वजह यह है, जरा आप विचार कीजिए, दो बॉलर हैं, ये एक राइट हैंड एक बॉलर हो, सॉरी एक प्लेयर हो गया, लेफ्ट हैंड मेरा दूसरा प्लेयर हो गया। एक ने अपने हाथ को फिक्स रखा, एक ने अपने हाथ को
फिक्स रखा, एक ने अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच लिया। दोनों बॉल को पकड़ रहे थे, एक ने अपने हाथ को फिक्स रखा, बॉल को कैच कर लिया, दूसरे ने अपने हाथ को बॉल कैच करते हुए थोड़ा सा पीछे खींच लिया। दोनों बॉल का सेम वेलोसिटी से आ रही थी, सेम मास की बॉल थी, दोनों का मोमेंटम सेम था, दोनों बॉल का मोमेंटम सेम था। मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए प्लेयर हो गए, मान लीजिए बॉल आ रही है ऐसे, ठीक, ये फिक्स रखा, ये अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच लिया यहां तक, है ना स्टूडेंट्स। इसका भी मोमेंटम P = mv था, इसका मोमेंटम P = mv था। फाइनल मोमेंटम यहां भी 0 हो गया, फाइनल मोमेंटम यहां पर 0 हुआ। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P 0 - mv यानी -mv यहां हुआ। चेंज इन मोमेंटम यहां भी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 - mv यानी -mv यहां भी हुआ। चेंज इन मोमेंटम दोनों जगह सेम है, चेंज इन मोमेंटम दोनों जगह सेम है, लेकिन इंपल्स की जरा बात कीजिए, मतलब हम कह सकते हैं डेल्टा P1 = डेल्टा P2, डेल्टा P1 = डेल्टा P2। लेकिन स्टूडेंट जरा विचार कीजिए फोर्स की बात, यहां पे मान लीजिए फोर्स F1 लगा टाइम T1, और यहां पे मान लीजिए फोर्स F2 लगा टाइम T2, F1 T1 F2 T2। अरे भैया डेल्टा P1 = F1 T1 होना चाहिए ना, फोर्स इंटू टाइम। P2 की जगह पे F2 × T2 होना चाहिए, फोर्स इंटू टाइम। मोमेंटम इक्वल है तो इंपल्स भी, चेंज इन मोमेंटम इक्वल है तो इंपल्स भी इक्वल होंगे। लेकिन दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी क्या, वो पता चलेगा। टाइम सेम लगा क्या, नहीं, ये अपनी जगह पे रहा। ये कम टाइम में बॉल की मोमेंटम 0 कर दिया, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम में 0 किया। मतलब क्लियर है ना, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। बाद वाला टाइम इधर दूसरे प्लेयर का टाइम ज्यादा लगा है, बॉल के मोमेंटम में चेंज उतना ही चेंज लाने के लिए उसने ज्यादा टाइम लिया है, ज्यादा टाइम लिया है। अब भैया T2 अगर ग्रेटर हो गया है तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट F2 मस्ट बी स्मॉलर देन F1। भाई इक्वलिटी के लिए अगर T2 बड़ा है T1 से तो F2 को छोटा होना पड़ेगा ना। भैया अगर 2 × 3 2 × 6 कर रहे हैं, कितना है 12 भाई। अगर इधर की क्वांटिटी बाद वाली क्वांटिटी किसी तरीके से छोटी हो जाती है, 3 हो जाती है, तो पहली वाली क्वांटिटी बढ़नी पड़ेगी ना, तभी तो बैलेंस होगा। इधर की क्वांटिटी छोटी हुई तो इधर की क्वांटिटी बड़ी हो गई, तो ही इक्वलिटी बरकरार है, तब भी 12 तब भी 12। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर T1 छोटा है T2 बड़ा है तो F2 को छोटा होना चाहिए। जहां पे टाइम ज्यादा लगा वहां पे फोर्स कम एक्सर्ट हुआ, इंपल्सिव फोर्स की वैल्यू कम रही। इंपल्सिव फोर्स की वैल्यू अगर कम रहेगी, यानी बॉल के द्वारा पाम पर फोर्स कम लगाया जाएगा, हमारी पाम को इंजरी कम होगी, इसलिए हमको चोट कम लगती है। अगर हम एक ही जगह पे पकड़ के रखते हैं हमको चोट ज्यादा लगती है, हाथ को थोड़ा पीछे खींच लेते हैं हमें चोट कम लगती है। एक एग्जांपल मैं और दूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या जरा सोचिएगा, अब तो देखिए टीचर लोग डंडे मारते नहीं हैं, है ना, और इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में तो मारना और भी संभव नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में टीचर्स डंडे मारते थे स्टूडेंट्स को, हमें भी पढ़ी है भाई, याद है अपने को, मारते थे। तो स्टूडेंट्स की चालाकी होती थी, जैसे डंडा पड़ता था हाथ पीछे खींच लेते थे। ये क्यों? उससे होता क्या था, चोट कम लगती थी, क्योंकि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता था, टाइम फॉर चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाता था, जिससे चोट कम लगती थी। तो यही होता है, इंपल्स के कॉन्सेप्ट से ये बात समझ में आ रही है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, इसीलिए व्हीकल में सॉकर्स क्यों लगे होते हैं, क्योंकि जब रोड पर चल रहे होते हैं वहां पर ऊपर खाबड़ या गड्ढे वगैरह होते हैं तो वहां से जर्क लगता है, और ये लगने वाला सडन जर्क सॉकर के कॉम्प्रेस होने की वजह से ना, कॉम्प्रेस होने की वजह से टाइम ऑफ जर्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंपल्सिव फोर्स वहां पे कम होता है और हमको झटके कम लगते हैं।
वही अगर सॉकर कॉम्प्रेस ना हो तो वो टाइम ऑफ जर्क कम रहेगा, है ना, वो फोर्स तुरंत हम तक पहुंच जाएगा और हमको चोट मतलब झटके ज़्यादा लगेंगे। और इसी वजह से मैंने बताया था वहाँ पे प्लेयर लोग जब लॉन्ग जंप करते हैं या जंप जहाँ भी करना होता है वहाँ पर सैंड हो तो ज़्यादा बेटर है, या फिर मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई वगैरह कर देते हैं ताकि मिट्टी थोड़ा सा मुलायम हो जाए। क्यों? जब उस पर वो जंप करेंगे तो मिट्टी क्या होगी, थोड़ी सी कॉम्प्रेस होगी, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, है ना, तो इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू वहाँ पर कम, वहाँ पर टाइम बढ़ जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स कम हो जाएगी। यहाँ से हमने देखा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है कि नहीं? मतलब यहीं से देख लीजिए, फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम आता है। टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यही वजह होती है कि चाइना वेयर्स जो भी टूटने फूटने वाले सामान होते हैं उन्हें देखिए कॉम्प्रेस होने वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ रखा जाता है। जिसे कहा जाए चाइना वेयर्स आर पैक्ड विद स्ट्रॉ पेपर्स के साथ रखते हैं ताकि झटके जो लगें स्ट्रॉ पेपर्स के कॉम्प्रेस होने की वजह से वो वहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स टाइम ऑफ जर्क बढ़ जाए और इम्पल्सिव फोर्स की वैल्यू कम हो जाए और झटके टूटने का डर कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल में साइकिल सॉकर्स क्यों होते हैं और हम हीप ऑफ सैंड पे गिरते हैं तो हमको चोट कम लगती है अपेक्षाकृत जब हम फर्श पे गिरते हैं, तो ये सब क्या वजह है, सारी बातें मैंने आपको बताया। इम्पल्स क्या समझा दिया और चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स का रिलेशन क्या है मैंने ये भी बता दिया। तो मुझे लगता है सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ करके न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करिएगा। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करके आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, जय हिंद।